चलिए आज हम लोग को शुरुआत करना है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसको हम इक्विलिब्रियम में देखते हैं या कहते हैं उसके स्टेट में किसी भी तरह का चेंज ना हो। यानी सिंपल सा बात हम लोग कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं कि नो चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये एक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है कि किसी भी चीज़ के या किसी भी बॉडी या किसी भी चीज़ को जिसको कि हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो उस सबसे पहला बात कि उसके किसी भी तरह के स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। स्टेट में चेंज न होने का मतलब होता है कि सपोज करें कोई चीज़ रुका हुआ कहीं रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो वो कहीं से भी हमको उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं दिखाई देना चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। या कोई चीज़ मूविंग है, मूव कर रहा है, तो उसके किसी भी तरह का वेलोसिटी या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि वो एक अपने इक्विलिब्रियम में है। जैसे सपोज करें कि मैं खड़ा हूँ, मैं यदि खड़ा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, न तो मैं नीचे की तरफ धंस रहा हूँ न तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्यों है भाई कि देखिए, यदि मैं खड़ा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस फ्लोर पे लग रहा है और फ्लोर जो एक रिएक्शनरी फोर्स जो हमारे बॉडी पे लगा रहा है, दोनों बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पे स्थिर खड़ा हूँ। यदि सपोज कीजिए बराबर नहीं होता तो क्या होता, तब हम इक्विलिब्रियम में नहीं होते। सपोज कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता रिएक्शनरी फोर्स से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता, रिएक्शनरी फोर्स कम होता, तो मैं धंसता चला जाता फ्लोर के अंदर। और यदि सपोज कीजिए रिएक्शनरी फोर्स ज़्यादा होता, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता, तो मैं ऊपर की तरफ जाता। यानी इन दोनों ही कंडीशन में जो कि मैं बताया, उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं कहा जा सकता, है ना। यदि मैं स्थिर हूं तो इसका मतलब है कि मैं इक्विलिब्रियम में हूं। क्लियर, समझ गए। और दूसरा, सपोज कीजिए मैं मूव कर रहा हूं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकुलर वेलोसिटी से, यदि वेलोसिटी और डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है तो भी हम कहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम में हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, यदि मैं रुका हुआ हूं, कहीं मूव नहीं कर रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कंडीशन कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसके वेलोसिटी और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ना। तो यानी हम लोग दो तरह के इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है, हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम दो तरह का हो सकता है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अब स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी विल बी इन रेस्ट। और दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि बॉडी इज इन मोशन। बॉडी अपने मोशन में है, नो चेंज इन वेलोसिटी और नो चेंज इन डायरेक्शन, अपने मोशन में है तो है। तो इसको हम लोग कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। और इसको कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब एक बात आता है, ये तो इक्विलिब्रियम का बात हुआ। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या बात है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग समझने से पहले कुछ केमिकल रिएक्शन के नेचर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेचर को समझने के लिए हमको क्या चाहिए, देख लेते हैं। ऐसे भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग दो तरह से मतलब उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो केमिकल रिएक्शन होता है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है।
रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग क्या जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन। बोथ द डायरेक्शन का मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा हो, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हो। दोनों ही मतलब ये दोनों ही कंडीशन हमेशा चलता रहेगा, दोनों ही प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी हम लोग एग्जांपल ले लें रिवर्सिबल रिएक्शन का, या ऐसे देखें, सपोज करें H2 प्लस I2, और ये बनता है 2HI। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब हुआ ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है। और यदि सपोज कीजिए कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगे तो इसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों ही जब लगातार होता रहे तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम पहले समझें ये होता कैसे होगा। शुरू में हम किसी कंटेनर में सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन ले लें और आयोडीन ले लें। किसी प्रोडक्ट बनने से पहले सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्टेंट ले लें, हाइड्रोजन और आयोडीन। होगा क्या? प्रोडक्ट तो शुरू में जब हम लिए होंगे तो प्रोडक्ट तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे रिएक्शन होना शुरू हुआ होगा और हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा होगा। बैलेंस वे में कहें तो 2HI बन रहा होगा। शुरू में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका जो स्पीड होगा, बनने का रेट होगा, यानी इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो ज़्यादा होगा क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। और सपोज कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ होगा तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन का नेचर है कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी अब आप बड़े स्पष्ट ढंग से समझ सकते हैं कि शुरुआत में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ज़्यादा होगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में तो सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो है नहीं। अगर प्रोडक्ट बनना भी शुरू हुए तो बहुत थोड़े से बने होंगे, तो थोड़ा सा बना होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन भी बहुत थोड़ा होगा। धीरे धीरे क्या होगा, सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट ढेर सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ज़्यादा स्पीड है फॉरवर्ड रिएक्शन का, और यहाँ पर थोड़ा सा बना प्रोडक्ट, तो अब ये प्रोडक्ट क्या होगा कि रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। देखिए ना, बड़ा लंबा लाइन दिए हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है। धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन घट रहा होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है धीरे धीरे कम हो रहा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा। तो जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ता चला जाएगा। यानी अब एक नया कंडीशन होगा जहाँ पर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ रहे बात को? यानी एक कंडीशन आएगा जहां पर कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब हम इसको RF से दिखा देते हैं और इसको RB से दिखा देते हैं। रेट मतलब इसके रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेट है उतना ही रेट हो जाएगा प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का। तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में आ गया। समझ गए बात को? इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी एक चीज
इक्विलिब्रियम का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ाते पढ़ाते या हम लोग समझते समझते धीरे से थोड़ा सा हम लोग को एक झलक मिल गया किस चीज़ का, इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ गए। अब आप कहिएगा सर रेट क्या है, रेट हम नहीं समझ पाए कि आप रेट बार बार बोल रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात, यानी हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ये हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन का रेट का मतलब क्या हुआ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो चेंज हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है। सपोज कीजिए कि शुरू में 1 मिनट में 5 मोल HI में कन्वर्ट हो रहा था और ये जो था 1 मिनट में 1 मोल ही 1 मिनट में कन्वर्ट हो रहा था। क्लियर है। धीरे धीरे करके ये क्या हुआ कि घटता गया, ये 4 मोल पर यूनिट टाइम, ये 2 मोल पर यूनिट टाइम, ये 3 मोल पर यूनिट टाइम और ये भी 3 मोल पर यूनिट टाइम, यानी दोनों का रेट पर यूनिट टाइम बराबर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। खैर और भी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग तो जो हमने कहा कि 3 मोल पर यूनिट टाइम दोनों तरफ से होने लगा, 3 मोल पर यूनिट टाइम चेंजेस दोनों तरफ से होने लगे, तो अब हम लोग क्या कह दिए कि इक्विलिब्रियम में अचीव कर गया। तो यहीं पे एक छोटा सा बात हम लोग समझ लें, यानी एट इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of backward reaction। ये इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी RF बिकम इक्वल टू RB। समझ के बात को, यहां तक की बातों को थोड़ा सा समझ लिए, दिमाग में डाल लिए। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या क्या देखे रिवर्सिबल रिएक्शन में। पहला बात, रिवर्सिबल रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होता है। दूसरा बात, जब बाई डायरेक्शनल होगा तो कभी भी मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, तो कभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ये टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कभी नहीं होगा। जैसे ही रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, वैसे ही ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। इसके बाद फिर हमको कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। समझ गए। अब इसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि धीरे धीरे फिर और ही घट जाएगा और ये और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही दोनों का रेट बराबर होगा, चेंज होने का रेट बराबर होगा, वैसे ही हम कह देंगे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अचीव कर लिया। अब इसके बाद फर्दर चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है। यानी हम लोग इसको आप चाहें तो देख लें, समझ लें एक बार अपने रफ पे या जैसे भी हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं, क्या क्या हम लोगों ने देखा। रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहला बात, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। दूसरा, नेवर बी कंप्लीटेड। कभी भी ये कंप्लीशन को मतलब अचीव नहीं करता, कभी भी ये कंप्लीट नहीं होता, कभी भी टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। अरे भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना होगा। समझ गए बात को। अच्छा, अब हम एक बात और देखें। दूसरा है हमारे लिए एक छोटा सा बात,
हमने कहा था इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, नहीं। कॉन्सेंट्रेशन कभी भी अचीव हो सकता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, बस खाली रेट बराबर हो जाए, चेंज होने का रेट बराबर हो जाए। हम इस चीज को आगे समझेंगे। अब आते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि कोई ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हो। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन न होता हो। तो ऐसे रिएक्शन को जैसे सपोज कीजिए हमने कहा NaOH प्लस HCl, ये क्या होगा NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता। यानी यहां पर रिएक्टेंट, टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कभी भी NaCl और H2O का मिलके कभी भी NaOH और HCl नहीं बनाता। आप याद होगा, जैसे सपोज कीजिए कि आप NaOH और HCl जितना ज़रूरत हो क्वांटिटी लेकर के आप इसको मिक्स कर दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है। लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि नमक, घर में नमक को उठा करके डिसॉल्व कर दे वाटर में और वो NaOH और HCl बन जाए, आप उसको पिए तो इधर से एसिड से जल जाए मुंह, इधर से बेस से मुंह जल जाए। कभी आप सुने ऐसा? बिल्कुल नहीं सुने होंगे। रीज़न क्या है? कि वो कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता। तो जो रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल हो उसको हम लोग कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऑल द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी पहला बात कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। Only in forward direction. Only in forward direction. दूसरा, it get completed. यानी it achieve the completion. ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन, कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। हमको लगता है आप यहां समझ गए होंगे। इसमें कोई इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। जब टोटल उठ के कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम की बात ही कहाँ आ गई। तब तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया, है ना। तो ये अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन से रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, कौन सा रिएक्शन इर्रिवर्सिबल होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कौन सा रिएक्शन, जैसे हमने पहला एग्जांपल पहले जो दिया था वो रिवर्सिबल रिएक्शन था। एक्सपेरिमेंटली देखते हैं हम लोग कि कभी भी वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमेशा बना रह रहा है, तो हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जब हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट कुछ नहीं बचा आफ्टर सर्टेन पीरियड, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग एक बात और देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब रिवर्सिबल तो होते हैं, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन में वो इर्रिवर्सिबल हो सकते हैं। जैसे एक मैं बात बताऊं, कब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन भी इर्रिवर्सिबल हो सकता है। तो ऐसे देखें, पहला मतलब
कह सकते हैं इसको कि पहला कंडीशन ऐसे देखें कि यदि सपोज कीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई रिएक्शन ऐसा हो कि उसके प्रोडक्ट बहुत स्टेबल हो या फिर उसमें कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता हो, तो ऐसे कंडीशन में वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। जैसे एग्जांपल एक मैं बात बताऊं, यानी देयर आर फॉलोइंग कंडीशन in which a reaction become irreversible। एग्जाम्पल देख लें। पहला कंडीशन, when a precipitate is formed, जब यदि कहीं कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता हो, एग्जाम्पल देख लें, मान लीजिए कि AgNO3 हम ले लेते हैं, बढ़िया बात है, प्लस हम ले लें NaCl, मिला दिए, ये बनता है AgCl, प्रेसिपिटेट बनाएगा, हमने डाउनवर्ड्स एरो से इंडिकेट कर दिया, इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब प्लस NaNO3, अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, और जब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की बारी आई तो ये कहा कि नहीं भाई, हम तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जमा हो जाएंगे। इसका मतलब कि AgCl जो है नीचे जमा हो गया सॉलिड फॉर्म में। अब बच गया यहाँ पे क्या, NaNO3 और ये AgCl नीचे जमा हो गया, ये भाग खड़ा हो नीचे। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या, रिएक्शन से बाहर हो जाना, सॉलिड फॉर्म में निकल जाना। ये सीधे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये भाग गया। जब इन दोनों को, ये दोनों कंबाइन होकर के इसमें कन्वर्ट हुए, और हो सकता था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता, नेचर इसको रिवर्सिबल बनाता, लेकिन ये साहब भाग खड़े हुए, प्रेसिपिटेट बना लिए। प्रेसिपिटेट कहीं भी बने तो समझ लीजिए कि वो पार्टिकुलर सब्सटेंस रिएक्शन से बाहर हो गया। तो जब ये भाग खड़े हुए तो इनको कंबाइन करने के लिए मिल ही नहीं रहा है कोई। अब आप ये मत कहिएगा कि सर NaNO3 तो यहीं पे है, इसको उठा करके ले आएगा सर, फिर कंबाइन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, प्रेसिपिटेट बन गया, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन से आउट। जब आउट हो गया, भाग खड़ा हुआ, तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मौका नहीं मिलेगा तो रिएक्शन कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। क्लियर है। दूसरा बात, यदि सपोज कीजिए कोई बहुत स्टेबल मोलेकुल का फॉर्मेशन हो रहा प्रोडक्ट में, तब भी क्या होगा, रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा। दूसरा कंडीशन, यहां तक आप समझ गए बात। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, सेकेंड कंडीशन, when a stable product is formed, या बल्कि कहें कि वे हाईली स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट is formed, then the reaction will be irreversible। अब एक बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल दिया था किसका, NaOH प्लस HCl का, और हमने कहा था ये बना देगा NaCl अब प्लस H2O। बढ़िया बात। देखिए NaOH जब पानी में आप इसको डालें तो ये साहब Na प्लस अब प्लस
OH माइनस में टूट गया। HCl भी क्या किया कि H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट गया। और ये दोनों क्या किए आपस में, ये दोनों क्या किए, H और OH को चाहिए क्या था, ये दोनों H, इसका OH और इसका H दोनों आपस में मिलके क्या बना दिया, वाटर। और वाटर बना दिया तो बच क्या गया, Na प्लस और Cl माइनस। ये साहब एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन में यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में वाकई में Na प्लस प्लस Cl माइनस के फॉर्म में रहते हैं। अब इसका एक प्रोडक्ट बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया, वाटर बन गया। और जब ये कहने लगा कि नहीं नहीं भाई चलो हम लोग आपस में कंबाइन करके NaOH और HCl बनाया जाए, वाटर इनकार कर दिया। ये बोला कि नहीं भाई हम तो अब बहुत स्टेबल हो चुके हैं, अब हमको तुम्हारे साथ कंबाइन नहीं करना है, नहीं करना है कंबाइन। तो इसका मतलब ये भाग खड़ा हुआ, बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया, तो अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहा है। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगा। समझ गए? तो यही रीजन है कि ये सब रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया, कोई प्रेसिपिटेट बन गया, तो ऐसे रिएक्शंस हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। एक और कंडीशन लेते हैं जो कि यदि आप क्लोज कंटेनर में आप यदि उस रिएक्शन को कराएंगे तो हो सकता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, लेकिन ओपन कंटेनर में यदि आप उस रिएक्शन को कराएंगे तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। देखते हैं तीसरा कंडीशन। जितना लिखा हुआ है आपके पास उससे ज़्यादा जरूरी है समझना कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम होता क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग समझ लें। नेक्स्ट देखते हैं, इरिवर्सिबल होने का कंडीशन, यानी तीसरा कंडीशन है हमारा व्हेन a product is gaseous component and reaction occurs in ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर जैसे कि एग्जांपल बताए हम, यदि आप कोई रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में कराते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना, CaO प्लस CO2, इसको यदि एक क्लोज कंटेनर में कराते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। लेकिन वही इस रिएक्शन को आप यदि किसी क्लोज कंटेनर में ओपन कंटेनर में कराते हैं, CaCO3 ये CaO प्लस CO2, ये साहब यदि सपोज कीजिए कि ओपन कंटेनर में आप करा रहे हैं तो क्या होगा, CO2 तो गैसियस होता है, और जैसे ही ये साहब टूटे इस उम्मीद में कि फिर ये दोनों फिर से मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे रिएक्टेंट में, लेकिन जैसे ही ये टूट के कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, और ये साहब इसको ऐसे ले लेते हैं, गैसियस होता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और एक कंपोनेंट या एक से ज़्यादा कंपोनेंट यदि गैसियस है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही एक गैसियस कंपोनेंट बनेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अपना निकल जाएगा। अब कैल्शियम
कार्बोनेट टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना, और ये CO2 को जब कंबाइन करने का मौका मिला तो ये साहब गैसियस फॉर्म में निकल गए बाहर, गायब हो गए, भाग गए। तो ऐसे कंडीशन में अब इनको कंबाइन करने का मौका ही नहीं मिल रहा, नहीं मौका मिल रहा है, तो ये साहब अब कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज नहीं हो रहा है। यानी ये रिएक्शन बेचारा ये सोच के होता जा रहा है कि हम टूट रहे हैं और ये दोनों भी कंबाइन करके हम में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये धोखा दे दिया। ये जैसे ही बना CO2 में, ये तुरंत गैसियस फॉर्म में निकल गया, एटमॉस्फेयर में भाग गया। तो अब ये कंबाइन नहीं करेंगे तो अब ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये भी एक कंडीशन है, जबकि रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो तो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, लेकिन जब ओपन कंटेनर में होगा तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। यानी क्लोज कंटेनर, इन क्लोज कंटेनर reaction is reversible, but in open container it will be irreversible। समझ गए बात को? तो ये सब कंडीशंस हैं जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन भी इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? हमको लगता है आप यहां तक का बात समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला इसमें देखेंगे कि अब आएंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पे। आगे भी देखते हैं। चलिए, ओके।